पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया है। विपक्ष के लोग डाल डाल तो पीएम मोदी पात पात चल रहे हैं। एक बार फिर विपक्ष की चालें फेल हो गई हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि एक वक्त पर भारत के नालंदा तक्षशिला जैसी जगहें ज्ञान का केंद्र थीं, लेकिन विपक्षी आक्रांताओं ने अपनी संकीर्णता में ज्ञान की पांडुलिपियों को जला दिया। आजादी के बाद बची पांडुलिपियों को सहेजने का काम होना चाहिए, लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। पुरानी सरकारों ने पांडुलिपियों की उपेक्षा करके जो गलती की थी, आज हम उसे सुधार रहे हैं। आज ज्ञान भारतम के तहत उसे सहेजा जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से लोकसभा में चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से कांग्रेस को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये कहा है कि इस मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रियों द्वारा पहले ही इस विषय पर विस्तृत बयान दिया जा चुका है और वो निरंतर विपक्ष के पास संवाद के लिए तैयार है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संकट को राजनीति से ऊपर उठाकर एकजुटता से सुलझाने की बात कही। प्रियंका गांधी ने लोकसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा आवश्यक है, क्योंकि आने वाले दिनों में संकट और भी गंभीर हो सकता है। विपक्ष और कांग्रेस के लोग लगातार एलपीजी गैस की कमी और पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन खाड़ी क्षेत्रों की अशांति से अभी भारत में तेल गैस की भारी किल्लत नहीं हुई है। लेकिन ये सब इसीलिए संभव हो सका क्योंकि देश में एक मजबूत सरकार है। पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से आज भारत रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अपना टैक्स घटाकर ईंधन की कीमतें काबू में करने की कोशिश की, जिनका पेशा बाजार को उम्मीद बनाए रखने का है। वो कह रहे हैं कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते से हालात संभल जाएंगे। होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से पैदा हुए संकट को देखते हुए भारत सरकार ने देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबरा कर ज्यादा खरीदारी करने से बचने की अपील की गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि देश में रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता भी पूरे देश में पर्याप्त है और पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोग जो भी कहें, लेकिन आप दर्शक अगर पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर लोकसभा में विपक्षी दलों पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उजड़े हुए जीवन और मानव अधिकारों के मुद्दे पर विपक्ष के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने उन लोगों की चिंता पर प्रश्न उठाया जो इन घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं। लोकसभा में बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही। उन्होंने कहा कि कई परिवारों का जीवन उजड़ गया, लेकिन इन घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया गया। अमित शाह ने सवाल उठाया कि क्या मानव अधिकार केवल चुनिंदा मामलों में ही याद किए जाते हैं। शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि संसद में बैठकर नक्सलवाद पर चर्चा करना आसान है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जिससे असली समस्या पर ध्यान नहीं जा पा रहा। वहीं लोकसभा में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर हुई चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। इसको लेकर कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा ने ये कहा कि मेरे को ये बताओ कि जब से ये सरकार बनी है, कोई जवाहरलाल नेहरू जी की बात करता है, कोई इंदिरा गांधी की बात करता है, तो कोई राहुल और सोनिया की बात करता है। वहीं गांधी ने दावा किया कि सरकार की प्रमुख संस्थाओं में वरिष्ठ पदों पर बहुजनों की हिस्सेदारी नहीं है। राहुल ने अपने जन संसद कार्यक्रम में ग्रामीण बैंक के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के एक समूह से मुलाकात के बाद ये टिप्पणी की। राहुल ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जन संसद में कुछ दिनों पहले ग्रामीण बैंक के SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई, उनकी समस्याएं सुनी तो वही बात स्थापित हुई जो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बहुजनों की हिस्सेदारी किसी भी संस्था के वरिष्ठ पदों पर है ही नहीं। दर्शकों, ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की जंग पर चिंता जताते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध पर सदन में चर्चा चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि सदन में इस मुद्दे पर बात हो, हम अपने सुझाव रखें और साथ में कोई समाधान ढूंढें। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। आज लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऐसा ही चलता रहा तो पेट्रोल डीजल में कमी होगी। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से पैदा हुए संकट को देखते हुए भारत सरकार ने देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराकर ज्यादा खरीदारी से बचने की अपील की गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश में रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता भी पूरे देश में पर्याप्त है और पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई के एक बयान को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना नाम बदलकर इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस कर लेना चाहिए। दरअसल हुसैन दलवाई ने ईरान इजराइल अमेरिका जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों को लेकर कहा था कि भारत की छवि अमेरिका के इशारे पर चलने वाले देश की बन गई है। इस तरह की छवि बन गई है कि भारत छोटा पाकिस्तान बन गया है। वहीं हुसैन दलवाई के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर पाकिस्तान का महिमा मंडन किया है। पाकिस्तान अपना नाम बदलकर आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस क्यों नहीं रख लेती। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जब भी भारत की कोई जीत होती है तो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का गुणगान करती है और भारत का अपमान करती है। अब हुसैन दलवाई इस फहरिस्त में जुड़ गए हैं। हुसैन दलवाई बोलते हैं कि भारत की विदेश नीति विफल हो चुकी है। छोटा पाकिस्तान तो भारत से आगे निकल गया। पाकिस्तान की विदेश नीति बहुत अच्छी चल रही है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक 26/11 और ऑपरेशन सिंदूर तक कांग्रेस हर बार पाकिस्तान की लिखी स्क्रिप्ट ही पढ़ती है। दरअसल हुसैन दलवाई ने कहा है कि अमेरिका के इशारे पर चलने वाले देश के रूप में भारत की छवि बन गई है। यहां तक कि छोटा पाकिस्तान का भी भारत से बड़ा रुतबा है। भारत की विदेश नीति विफल हो चुकी है। दरअसल पश्चिम एशिया संकट में पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता की पहल से जुड़े देशों में पाकिस्तान के भी शामिल होने की खबरों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए स्वयंभू विश्व गुरु जिम्मेदार है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि युद्ध से ठीक पहले पीएम मोदी ने इजराइल की यात्रा की, जिसके कारण भारत मध्यस्थता की स्थिति से उपेक्षित हो गया, जबकि भारत को ये भूमिका निभानी चाहिए थी। वहीं पाकिस्तान के ये दावा करने के बाद कि वो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत की मेजबानी करने को तैयार है, ईरान ने पाकिस्तान की ऐसी किसी भी कोशिश में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ बिचौलियों के जरिए बहुत ज्यादा और बेतुके मांगे रखी गई है। ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि पाकिस्तान के मंच उसका अपना मामला है और ईरान ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। तो देखा आपने कैसे ईरान खुद इनकार कर रहा है कि पाकिस्तान कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग जबरदस्ती इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। दर्शकों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक को लेकर दिए गए बयान से फिर से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने यह दावा किया था कि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अमेरिका और पूर्व पीएम नेहरू के बीच कड़ी का काम करते थे। दुबे ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक पर अमेरिकी CIA के एजेंट होने के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं निशिकांत दुबे के आरोपों पर बीजेडी सांसद समित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि दुबे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके एक सम्मानित नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही बीजेडी के वरिष्ठ सांसद समित पात्रा ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय स्थायी समिति से अपना इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने बीजेपी सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे के विवादास्पद बयान के विरोध में ये कदम उठाया है। वहीं बीजेडी सांसद पात्रा को जवाब देते हुए एक्स पर एक सीक्रेट दस्तावेज शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा है कि इतिहास तो यही है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की कारगुजारियों का सीरीज है।
बीजू बाबू सम्मानित थे और रहेंगे, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वहीं एक्स पर एक और पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे ने कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए ये लिखा है कि कांग्रेस का काला अध्याय 14। क्या आपको पता है कि 1952, 1957 और 1962 तक जम्मू कश्मीर में लोकसभा एवं राज्यसभा का चुनाव नहीं होता था। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को नामित करते थे। आधा कश्मीर पाकिस्तान को दान देने के बाद भारतीय संविधान में धारा 370 एवं 35A देकर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को भारत से विभाजित ही कर दिया। इतने पर भी शांति नहीं मिली तो जुलाई 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला साहब के साथ दिल्ली समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत का कोई भी कानून कश्मीर पर लागू नहीं हुआ। आज ही के दिन यानी कि 30 मार्च 1961 को सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर आदेश पर नहीं 1967 में पहली बार लोकसभा जनप्रतिनिधि लोकसभा पहुंचे। वहीं इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई डिस्कशन का विषय है? क्या उन्हें कोई सीरियसली भी लेता है? उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्या आपने कभी उन्हें गंभीर होते देखा है? बीजेपी सांसद दुबे ने आगे ये भी कहा कि जब सदन में हंगामा करना होता है वो सिर्फ तभी संसद में आते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि वो उस दिन यहाँ पर आते हैं, सिर्फ चौकड़ी जमाते हैं, यहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं हाल ही में निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। इमरजेंसी के समय की बुराई करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान लाखों लोगों को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था। हजारों लोग पुलिस कस्टडी में जा पहुंचे थे और कई लोग जुर्म की वजह से मर गए थे। 1 करोड़ लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने लोकसभा का समय 6 साल तक बढ़ा दिया, जिससे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कानूनी कार्रवाई से ऊपर हो गए। कुल मिलाकर देखें तो निशिकांत दुबे कांग्रेस को बुरी तरह से एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। दर्शकों, दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हाई कोर्ट ने बढ़ा दी है। वहीं पार्टी के दूसरे नेता भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। दरअसल गुजरात के गांधीनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हसमुख पटेल को एक महिला अकाउंटेंट के अपहरण, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। ये मामला बेनामी लेन देन और संदिग्ध वित्तीय गड़बड़ियों के खुलासे से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद के गोटा इलाके में रहने वाली महिला गांधीनगर के सेक्टर 25 GIDC स्थित HBC लाइफ साइंस कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम करती थी। कंपनी के मालिक हसमुख पटेल हैं, जबकि उनके भाई हिमांशु पटेल ने महिला को अपने दूसरी कंपनी मैक्सी MS हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड के ऑडिट का काम भी सौंपा था। ऑडिट के दौरान महिला ने करीब 80 से 85 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन और बिना बिल के भुगतान का खुलासा किया। इस खुलासे के बाद कंपनी प्रबंधन में हड़कंप मच गया और यहीं से पूरा विवाद की शुरुआत हुई। शिकायत के मुताबिक 26 मार्च 2026 को दोपहर के समय कंपनी के पार्किंग एरिया से महिला को जबरन एक हरे रंग की कार में बिठाकर अगवा कर लिया गया। चलती गाड़ी में आरोपितों ने महिला के साथ मारपीट की, उसके बाल खींचे और धमकी दी कि अगर उसने इस मामले की जानकारी किसी को दी तो उसे जान से मारकर दफना दिया जाएगा। घटना के बाद डरी हुई महिला ने हसमुख पटेल को फोन कर पूरी जानकारी दी, लेकिन मदद करने के बजाय उस पर शिकायत न करने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि यह पूरी साजिश उन्हीं के इशारे पर रची गई थी। बाद में महिला ने गांधीनगर के सेक्टर 21 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हसमुख पटेल को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चिंतित नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि सेशन कोर्ट के फैसले को लेकर जब CBI ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है तो गृह मंत्री अमित शाह हमने कहकर किस ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली की सेशन कोर्ट के फैसले को हमने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने इसे CBI की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करने वाला बताया। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अमित शाह जी द्वारा एक टीवी चैनल को दिया इंटरव्यू सुनिए। वो साफ कह रहे हैं कि CBI स्वतंत्र नहीं है और वे सीधे CBI को निर्देश देते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि इसका मतलब वे खुद ही CBI है।
केजरीवाल ने यह भी कहा कि आगे अमित शाह जी ऐलान करते हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके खिलाफ मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, यानी कि उन्हें अभी से ही पता है कि हाई कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ आएगा। कैसे? तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल चिंतित नजर आ रहे हैं कि हाई कोर्ट से उन्हें झटका लग सकता है। वहीं शीश महल के पुनर्विकास में बढ़ती गई अनियमितताओं पर आई कैग रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आगे की जांच के लिए लोक लेखा समिति को भेज दिया है। इससे पहले सदन में इसकी सिफारिश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में चर्चा के दौरान इस बंगले के निर्माण में बढ़ती गई अनियमितताओं के लिए अरविंद केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार उस समय के मंत्रियों सहित उन सभी पर कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया जो लोग इस मामले में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।